नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DNX न्यूज और मैं हूं आपकी और जनता की आवाज। दोस्तों, आज का ये वीडियो सिर्फ खबर नहीं बल्कि गोदी मीडिया के चेहरे पर एक सच का तमाचा है। आज हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जिसे दबाने के लिए सत्ता की पूरी ताकत लगा दी गई है। वो सच जिसे करोड़ों देकर ढका जाता है, उसे भारत की आवाज आज बेनकाब करेगी। लेकिन उससे पहले एक कड़वा सच, क्या आप सच के साथ नहीं हैं? 99% लोग हमारी खबरें हर रोज देख रहे हैं, लेकिन जब बात साथ देने की आती है तो ना एक लाइक मिलता है ना एक सब्सक्राइब। याद रखिए, आपकी चुप्पी ही इस झूठी मीडिया को ताकत है। बस 1 सेकंड लगता है सब्सक्राइब करने में, जिससे हमें हक की लड़ाई लड़ने की ताकत मिलती है। खैर, फैसला आपके हाथ में है। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी आ रही है मौसम विभाग की तरफ से। भारतीय मौसम विभाग यानी इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 2 जून को अपना पूर्वानुमान जारी करते हुए कहा था कि दक्षिण पश्चिम मानसून 4 जून 2026 के आसपास केरल में दस्तक दे सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह सामान्य तारीख से लगभग समय पर माना जाएगा। पूरे देश में किसान और आम जनता इस मानसून का इंतजार कर रहे थे। अब देखना होगा कि अगले कुछ दिनों में मानसून किन किन राज्यों में आगे बढ़ता है। अब बात करते हैं एक बेहद अहम आर्थिक अपडेट की। भारतीय रिजर्व बैंक की MPC यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक 3 जून से शुरू होकर 5 जून तक चलेगी। गवर्नर संजय मल्होत्रा शुक्रवार 5 जून को सुबह 10 बजे नतीजे घोषित करेंगे। फिलहाल रेपो रेट 5.25% पर है। ज्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिम एशिया संकट और बढ़ते तेल दामों के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस बार दर को यथावत रख सकता है। लाखों कर्जधारकों और FD निवेशकों की नजरें इस फैसले पर टिकी हैं। इधर एक बड़ी खबर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से। राज्य में चुनाव के बाद जारी राजनीतिक हिंसा के बीच TMC सांसद कल्याण बनर्जी पर हमले का आरोप लगाया गया है। इससे एक दिन पहले TMC महासचिव अभिषेक बनर्जी पर भी हमले का दावा किया गया था। TMC प्रमुख ममता बनर्जी ने इन हमलों के लिए BJP को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। TMC की एक बड़ी बैठक में भी 60 से ज्यादा विधायक अनुपस्थित रहे। वहीं BJP ने सभी आरोपों से इनकार किया है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम एशिया में छिड़े युद्ध की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ रहा है। कापलर की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल भारत की तेल मांग में वृद्धि कोविड के बाद के निचले स्तर पर आ सकती है। सरकारी तेल कंपनियां हर दिन करीब 600 करोड़ रुपए का नुकसान उठाकर पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सस्ती दर पर दे रही हैं। ट्रक संचालन संघ का कहना है कि ऊंचे ईंधन दाम की वजह से बड़ी संख्या में ट्रक अभी भी बाधित हैं। यह महंगाई के लिए बड़ी चुनौती है। क्रिकेट की बड़ी खबर यह है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 1 जून 2026 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग 2026 का खिताब जीत लिया। गुजरात टाइटंस के 155 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए विराट कोहली ने 42 गेंदों पर नाबाद 75 रन बनाकर टीम को 5 विकेट से जीत दिलाई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अब चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बाद बैक टू बैक खिताब जीतने वाली तीसरी टीम बन गई है। राशिक सलामदार ने 3 विकेट लेकर गुजरात टाइटंस को 155 रन पर रोका था। अब एक महत्वपूर्ण अपडेट। केंद्र सरकार ने 1 जून 2026 से देश के 18वें रेलवे जोन यानी दक्षिण तट रेलवे जोन को अधिसूचित कर दिया है। इसका मुख्यालय आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में होगा। गुंटकल, गुंटूर और विजयवाड़ा जैसे प्रमुख डिवीजन इस नए जोन के अंतर्गत आएंगे। काफी समय से आंध्र प्रदेश में एक अलग रेलवे जोन की मांग हो रही थी और अब इस पर मुहर लग गई है। इससे आंध्र प्रदेश में रेल सेवाओं की बेहतर निगरानी और विकास की उम्मीद की जा रही है। तो देखिए, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 27 अप्रैल 2026 को हस्ताक्षरित मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय निर्यातकों को बड़ी राहत मिलेगी। इस समझौते के तहत भारत के निर्यात पर न्यूजीलैंड में 100% ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगी। इसके अलावा न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में $20 अरब का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में करेगा। व्यापार विशेषज्ञों का कहना है कि यह समझौता खासकर कृषि, फार्मा और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बहुत फायदेमंद होगा। एक बेहद संवेदनशील खबर है जो सुरक्षा एजेंसियों से मिल रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भारत में अपने नेटवर्क को यह निर्देश दिया है कि वे राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में शामिल हो जाएं ताकि सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई से बच सकें। यह जानकारी खासकर जम्मू कश्मीर से जुड़ी बताई जा रही है। केंद्र सरकार और सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया है और इस मामले में केंद्र को विस्तृत रिपोर्ट भेजी गई है। अब बात करते हैं रसोई गैस की कीमतों की। 1 जून 2026 से देश में 5 किलोग्राम के फ्री ट्रेड LPG सिलेंडर के दाम 11 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। दिल्ली में अब यह सिलेंडर 821 रुपए 50 पैसे का मिलेगा। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय गैस और तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और इसका सीधा असर घरेलू दामों पर पड़ रहा है। आम जनता पर महंगाई की मार एक बार फिर बढ़ी है और विपक्ष ने इसे लेकर सरकार की आलोचना की है। चलिए देखते हैं अगला बड़ा घटनाक्रम। भारत और ओमान के बीच CEPA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट 1 जून 2026 से लागू हो गया है। इसके तहत ओमान से भारत आने वाले लगभग 95% आयात पर शुल्क रियायत दी जाएगी। यह समझौता खाड़ी देशों के साथ भारत के बढ़ते व्यापारिक रिश्तों का हिस्सा है। खासकर पेट्रोकेमिकल, फर्टिलाइजर और खनिजों के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ने की उम्मीद है।
कर्नाटक से एक बड़ा राजनीतिक बदलाव सामने आ रहा है। काफी दिनों से चल रही अटकलों के बाद कांग्रेस ने डीके शिव कुमार को कर्नाटक का नया मुख्यमंत्री चुना है। उन्होंने 141 करोड़ रुपए की पारिवारिक संपत्ति घोषित की है। शिव कुमार लंबे समय से इस पद के दावेदार थे और पार्टी में उनकी मजबूत पकड़ रही है। आने वाले दिनों में उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के शामिल होने की संभावना है। अब एक महत्वपूर्ण अपडेट अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया से। भारत और अमेरिका के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू हो गई है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दोनों देश इस साल के भीतर मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश में हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ दबाव और बदले हुए व्यापारिक माहौल के बीच यह बातचीत बेहद अहम मानी जा रही है। इसके नतीजे भारत के निर्यात उद्योग के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। एक दिल दहला देने वाली खबर केरल से आई है। वहां एक मासूम बच्चे की मौत के बाद जब पोस्टमार्टम हुआ तो उसके शरीर पर 51 घाव और जलने के निशान मिले। पुलिस ने इस मामले में बच्चे की मां और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना ने केरल में बाल संरक्षण व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। देश भर में इस खबर को लेकर लोगों में गहरा आक्रोश है और सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है। तो देखिए, शिक्षा की दुनिया से एक बड़ी खबर। शिक्षा मंत्रालय ने 2026 से 27 शैक्षणिक सत्र से देश भर के सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन स्कूलों में कक्षा 3 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई शुरू करने का फैसला किया है। सीबीएसई इसके लिए नया फ्रेमवर्क तैयार कर रही है। पहले से 18,000 से ज्यादा सीबीएसई स्कूल कक्षा 6 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाते हैं, लेकिन अब इसे और छोटी कक्षाओं तक ले जाया जाएगा। 1 करोड़ से ज्यादा शिक्षकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रशिक्षित करने की भी योजना है। अब एक महत्वपूर्ण अपडेट। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी अप्रैल 2026 की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठक में चालू वित्त वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वृद्धि दर 6.9% रहने का अनुमान लगाया था। पिछले वर्ष फाइनेंशियल ईयर 26 में यह 7.6% थी। इसी के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुद्रास्फीति का अनुमान 4.2% से बढ़ाकर 4.6% कर दिया है। पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध, बढ़ते तेल दाम और रुपए की गिरावट देश की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए जरूरी खबर। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2026 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यह परीक्षा 22वीं बार आयोजित होगी। ऑनलाइन आवेदन 11 मई से शुरू होकर 10 जून 2026 तक चलेंगे। परीक्षा 6 सितंबर 2026 को रविवार को 132 शहरों में 27 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। जो उम्मीदवार अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे जल्द से जल्द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध की स्थिति पर भारत की नजर बनी हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान में भारतीय नागरिकों को गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। दिल्ली एयरपोर्ट ने पश्चिम की तरफ जाने वाली उड़ानों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। भारत सरकार का कहना है कि वह बातचीत और कूटनीति के जरिए तनाव कम करने की वकालत करती है। कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल के पार जा चुके हैं। अब बात करते हैं सोने चांदी की कीमतों की। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और डॉलर इंडेक्स में उतार चढ़ाव की वजह से सोने की मांग लगातार बढ़ रही है। प्रमुख भारतीय शहरों में 24 कैरेट सोना 97,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब कारोबार कर रहा है। वैश्विक बाजार में निवेशक शेयर बाजार से हटकर सुरक्षित निवेश की ओर जा रहे हैं। सोने में यह तेजी आने वाले दिनों में भी जारी रह सकती है, ऐसा बाजार विशेषज्ञों का अनुमान है। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सीबीएसई की परीक्षा प्रणाली और हालिया विवाद को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में खामियों को लेकर सवाल उठाना राष्ट्र विरोध नहीं है। उन्होंने सरकार द्वारा विपक्ष को राष्ट्र विरोधी कहे जाने पर तंज कसते हुए अपनी बात रखी। बीजेपी ने राहुल के इस बयान पर तत्काल पलटवार किया। यह राजनीतिक विवाद संसद के अगले सत्र में भी गर्म रह सकता है। अब एक महत्वपूर्ण अपडेट आर्थिक आंकड़ों को लेकर। भारत ने औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए नई बेस ईयर 2022 से 23 अपना ली है। इससे क्षेत्रीय कवरेज बढ़ेगा और डेटा संग्रह की पद्धति भी बेहतर होगी। पुरानी बेस ईयर से हटकर नई सीरीज में जाने से औद्योगिक क्षेत्र की असली तस्वीर ज्यादा सटीक तरीके से सामने आएगी। अर्थशास्त्री मान रहे हैं कि इससे नीति निर्माताओं को बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी।